नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं पाकिस्तान में महंगाई की मार और आर्थिक बदहाली से पूरा मुल्क परेशान है। क्या है पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल, बताएंगे इस खबर को विस्तार से। इसके अलावा होगी खबर तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ कथित पिटाई की, क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे खबर G20 से जुड़ी तमाम बैठकों की भी। इसके अलावा होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंची पुलिस। तोशाखाना मामले में पूर्व पीएम के खिलाफ अदालत ने जारी किया है वारंट। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया पुलिस की कार्रवाई का विरोध। तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ कथित हिंसा पर हंगामा जारी। पूरे मामले की जांच के लिए गठित समिति के सदस्यों ने प्रवासी श्रमिकों से की मुलाकात। सुरक्षा का दिया आश्वासन। ट्रेन से वापस पटना लौट रहे मजदूरों ने बताई अपनी आपबीती। राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, रिपोर्ट मिलने पर होगी कार्रवाई। भारत की अध्यक्षता में G20 कार्य समूह से जुड़ी बैठकों का सिलसिला जारी। हैदराबाद में वैश्विक वित्तीय समावेशन भागीदारी की दूसरी बैठक में वित्त सचिव अजय सेठ ने कहा, वैश्विक आर्थिक समन्वय पर मार्गदर्शन प्रदान करना रखा जाएगा जारी। विपक्षी नेताओं को नहीं रास आ रही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। विरोध में पीएम मोदी को लिखा पत्र। भाजपा ने जताया कड़ा ऐतराज। कहा, परिवारवाद में डूबे नेता लोकतंत्र बचाने की दे रहे हैं दोहाई। पीएम मोदी सोमवार को स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर बजट उपरांत वेबिनार को करेंगे संबोधित। एक साथ 3 ब्रेकआउट सत्र होंगे आयोजित। नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना, ICMR प्रयोगशालाओं के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपयोग सहित अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। इस साल का नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन कल होगा शुरू। समुद्र में INS विक्रांत पर सम्मेलन का पहला चरण किया जाएगा आयोजित। रक्षा मंत्री स्वदेशी विमान वाहक पर नौसेना कमांडरों को करेंगे संबोधित। देश के विभिन्न हिस्सों में रंग के त्योहार होली की दिखाई देने लगी है धूम। जगह जगह होली मिलन समारोह का हो रहा है आयोजन। धर्मनगरी काशी और मथुरा में लोग होली के रंग में दिखाई दे रहे हैं सराबोर। खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर। विदेशी तोहफों को बेचकर भ्रष्टाचार करने के आरोपों में गिरे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आज भी इमरान खान को गिरफ्तार करने की कार्रवाई होती दिखाई दी, लेकिन इमरान खान के समर्थकों ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। यहां पाकिस्तान के बड़े सियासी दल आपसी राजनीति में व्यस्त हैं, तो वहीं पाकिस्तान की बदहाल आर्थिक व्यवस्था के चलते पूरा मुल्क और वहां की आवाम परेशान है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लाहौर स्थित आवास के बाहर रविवार को दिन भर हंगामा चलता रहा। इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट तामील कराने पहुंची थी, लेकिन PTI समर्थकों की भीड़ को देखते हुए गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तोशाखाना मामले में समन की बार बार अवहेलना के बाद इस्लामाबाद की अदालत ने 28 फरवरी को इमरान खान के खिलाफ वारंट जारी करते हुए उन्हें 7 मार्च को पेश करने का आदेश दिया था। इमरान के आवास पर पहुंची इस्लामाबाद पुलिस की टीम को बताया गया कि वो घर पर नहीं हैं, जबकि इमरान अंदर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते रहे। इमरान समर्थकों की भीड़ और उग्र तेवरों को देखते हुए पुलिस PTI नेताओं को बस वारंट ही थमा सकी। अंदर इमरान अपने संबोधन में पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा पर जुबानी वार करते रहे। तोशाखाना मामला कई महीनों से इमरान खान के सिर पर तलवार बनकर लटका हुआ है। पाकिस्तानी चुनाव आयोग इस मामले में इमरान खान को अयोग्य ठहरा चुका है। आइए समझते हैं कि तोशाखाना मामला दरअसल है क्या। तोशाखाना पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को मिलने वाले उपहारों का भंडारगृह है। नियमों के अनुसार 30,000 रुपए से अधिक मूल्य के किसी भी उपहार को इसमें जमा कराना होता है। जमा किए गए उपहार को अगर प्रधानमंत्री खुद रखना चाहे तो उसे 50% कीमत देनी होती है।
तोशाखाना के अधिकारी उपहार के मूल्य का निर्धारण करते हैं। इमरान पर आरोप है कि उन्होंने महंगे उपहारों का कम मूल्य लगवाया। कम मूल्य निर्धारित कराने के बाद उसका 50% मूल्य देकर वो उपहार ले लिए। उपहारों को बाद में बड़ी कीमत पर बेच दिया गया। उपहारों को बेचकर करोड़ों रुपए कमाए गए, जिसका उल्लेख आय दस्तावेजों में नहीं हुआ। 2020 में एक पत्रकार ने आरटीआई डालकर तत्कालीन पीएम इमरान खान को मिले उपहारों का ब्यौरा मांगा। सरकार ने विदेश नीति पर असर की बात कहकर जानकारी नहीं दी। संघीय सूचना प्रभाग ने सरकार को जानकारी देने का आदेश दिया। तत्कालीन इमरान सरकार ने फिर भी सूचना नहीं दी और मामला अदालत में चला गया। इस बीच इमरान सरकार गिर गई और नई सरकार ने सभी जानकारियां सार्वजनिक कर दी। चुनाव आयोग की शिकायत पर इस्लामाबाद की अदालत इस मामले में इमरान खान के खिलाफ आपराधिक मामले की सुनवाई कर रही है। इमरान खान कोर्ट के बार बार बुलाने के बावजूद पेश नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि यह मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। इमरान पिछले साल गोली लगने की घटना का बहाना लेकर पेशी से बचते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इमरान खान को लेकर यह ताजा विवाद भले ही नजर आ रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की पूरी अगर व्यवस्था की बात की जाए तो चरमरा गई है, बदहाल हो गई है, कंगाली के कगार पर पाकिस्तान पहुंच गया। किस प्रकार के इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है, आइए एक सिलसिलेवार तरीके से कुछ तथ्यों को आपके सामने रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति बेहद खराब नजर आ रही। बदहाल पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इस वक्त उसके पास में विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है। खत्म हुआ विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब डॉलर सिक्के आसपास लगभग बचा है और इससे 15 से 17 दिन का अगर हम आयात की बात करें तो पाकिस्तान कर सकने की स्थिति में ही नजर आ रहा है। तो अपने आप में ये एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान के पास में विदेशी मुद्रा भंडार बचा नहीं, और जो डॉलर बचे भी है, यानी कि पाकिस्तान की बैंक में जो डॉलर रखे भी हैं वो एक तरीके से बाकी मुल्कों के द्वारा दी गई गारंटी के डिपॉजिट के तौर पे है, जिसे पाकिस्तान खर्च नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ऐसे में जो स्थिति है वो बड़ा बदतर होती जा रही है। 50 साल के महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है और करीब 40% के आसपास महंगाई पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। 31-32% पहुंच गई। इसके लगातार बढ़ने की बात की जा रही है और $1 के मुकाबले अगर पाकिस्तानी रुपए की बात की जाए तो ये लगभग 266 रुपए से ज्यादा में मिल रहा है और हर दिन इसके टूटने की खबर भी आ रही है। तो अपने आप में जहां पे बदहाल स्थिति है, डॉलर है नहीं, वहीं पाकिस्तानी रुपया भी लगातार डॉलर के मुकाबले टूट रहा है। हर वो छोटी छोटी चीज जो आदमी रोजमर्रा इस्तेमाल करता है, इसमें आटा, घी, सब्जी, दूध की बात की जाए, बांस, पेट्रोलियम पदार्थ, करीब 50% इनकी महंगाई में इजाफा हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए ये बहुत ज्यादा महंगे हो गए। और एक समय था कि जब पाकिस्तान से ऐसे वीडियो आ रहे थे कि आटे को लेकर मारामारी होती दिखाई पड़ रही थी। पेट्रोल डीजल के भंडार खाली हो रहे हैं, यानी कि जो पेट्रोल पंप है उनमें पेट्रोल नहीं बच रहा। बड़े शहरों में तो बहुत ज्यादा किल्लत नजर आ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पेट्रोल डीजल की किल्लत दिखाई पड़ रही है साफ तौर पर। बिजली गायब होने से अंधेरे में कई बार पाकिस्तान डूब चुका और ऐसे हालात हो गए थे कि वहां के जो मोबाइल टावर थे वो भी सही से काम नहीं कर रहे थे, तो मोबाइल सेवाएं भी प्रभावित हुई थी बिजली गायब होने की वजह से। पाकिस्तान में व्यापारिक गतिविधियां बंद हो रही, क्योंकि जो आयात निर्यात की व्यवस्था है वो अपने आप में चरमराती जा रही है, क्योंकि जब आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत महंगी हो गई, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया टूट गया डॉलर के मुकाबले। ऐसे में जो व्यापारी वर्ग है वो अपने आप में इस प्रकार का व्यापार नहीं कर पा रहा। तो ये अपने आप में एक बड़ी संकट है और भुगतान संकट के कारण चालू खाता घाटा जो है 90% तक गिर गया। ये अपने आप में रिकॉर्ड ऐतिहासिक गिरावट की स्थिति में पहुंच चुका है अगर हम बात करें पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लगभग 2 से 3 महीने में 10.5% के आसपास ब्याज दरें बढ़ाई हैं। 10.5% ब्याज दरें बमुश्किल कई मुल्कों में होती हैं, लेकिन बीते 2-3 महीनों में जनवरी से लेकर अभी तक ये 10.5% ब्याज दरें बढ़ गई हैं। इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, सब कुछ महंगा हो गया है। यानी किसी भी प्रकार का कर्ज लेना अपने आप में पाकिस्तान में बहुत महंगा हो गया है। आम आदमी त्रस्त है इसकी वजह से। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 45% तक बढ़ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यादातर डीजल की चलने वाली गाड़ियों की वजह से, उसकी कीमत के बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है और 45% का इजाफा, यानी कि अगर कोई एक चीज 100 रुपए की तो 145 रुपए तो सिर्फ उसके ढुलाई की वजह से हो जाते हैं। तो अपने आप में यह दिखाता है क्या हालत इस वक्त पाकिस्तान की है। महंगाई के कारण 90,000 पाकिस्तानी इस साल हज नहीं जा पाए, क्योंकि ये वहां की सरकार ने फैसला किया है कि साहब हमारे पास में विदेशी पैसा है नहीं, डॉलर है नहीं, हम जब लोगों को हज के लिए भेज पाए। तो लगभग 1 लाख लोग, 90,000 के आसपास लगभग 1 लाख लोगों को हज सरकार, पाकिस्तान की सरकार नहीं भेज पाएगी, ऐसा फैसला उन्होंने
किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को आईएमएफ का सहारा है, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उसका ही सहारा है, और ऐसे में लगभग 1 अरब से ज्यादा डॉलर कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान को तमाम शर्तें माननी पड़ रही। इस वजह से टैक्स बढ़ाना पड़ा है आईएमएफ की शर्त की वजह से, जिसकी वजह से और ज्यादा महंगाई बढ़ी। आईएमएफ से 1.1 अरब डॉलर का कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान में टैक्स को बढ़ाया गया है, क्योंकि यह शर्त थी कि आप पहले अपनी व्यवस्थाएं सुधारिए, उसके बाद हम आपको टैक्स देंगे। आईएमएफ ने टैक्स कलेक्शन दोगुना करने की बात की है, बिजली ईंधन को महंगा करने को कहा, क्योंकि आप खाली मुफ्त में बांटे जा रहे हैं, आपका कलेक्शन कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में आप ऐसी व्यवस्था रखेंगे तो हम आपको कर्ज देंगे नहीं, आपको कर्ज चाहिए है तो हमारी सही शर्तों को मानिए। यह बात आईएमएफ ने साफ तौर पे कह दी है। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कई प्रकार के आयात प्रतिबंधों को भी लगाया है पाकिस्तान की सरकार ने, क्योंकि ताकि जो कुछ भी डॉलर बचे हैं बचाए रहिए, इसको जाने मत दीजिए, तभी जाके आपको कुछ कर्ज मिलेगा। यह स्थिति अपने आप में बनती दिखाई पड़ रही है। आईएमएफ की शर्तें मानने के लिए बढ़ाने पड़े हैं पेट्रोलियम पदार्थों के दाम भी, क्योंकि सीधे तौर पर इस बात का जिक्र किया गया था आईएमएफ के माध्यम से। इसके अलावा कुल कर्ज के लिहाज से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान कैसे कर्ज में डूबा हुआ, 131 अरब डॉलर के आसपास में पाकिस्तान के ऊपर विदेशी कर्ज है, और इसमें से चीन का कर्ज, महज चीन के कर्ज की बात की जाए तो लगभग 30% के आसपास चीन का ही कर्ज इसमें से पाकिस्तान के ऊपर है। और अर्थव्यवस्था का 40% उधार चुकाने में हर साल एक तरीके से पाकिस्तान को चुकाना है, अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का 40% उसको देना है। यानी 100 रुपए अगर वो कम की अर्थव्यवस्था है तो 40 रुपए उसमें से आपको अपने कर्ज उतारने के लिए देने। लेकिन कई देश आगे भी आए, पाकिस्तान की मदद की, इसमें खासतौर से सऊदी अरब, अमेरिका, ईरान, यूएई, कतर जैसे तमाम देश शामिल थे। इसमें चीन का नाम भी आता है, वो भी शामिल था, मदद की। लेकिन यह मदद नाकाफी है, वहां की व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा चरमरा चुकी हैं। और चीन ने हाल फिलहाल में लगभग $1.25 अरब लोन को भी मंजूरी दे दी है। लेकिन ये लोन बाकी लैंडर्स यानी बाकी जो कर्ज देने वाले देश हैं, संस्थाएं, उनके मुकाबले ज्यादा महंगा है। जो चीन को लेकर शिकंजे में फंसने की बात की जाती है वो यही है कि महंगा कर्ज देकर वो लगातार अपने आप को, पाकिस्तान को अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो बन रहा था उसकी कई परियोजनाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाई, और जो शुरू हुई है उनमें से कई जगह वो घाटे पे चल रही, तो कुल मिलाकर वो भी मंटाधार नजर आ रहा है। इस बार की स्थिति दिखाई पड़ रही। पिछले साल पाकिस्तान में आई बाढ़ से भी पाकिस्तान की कमर टूट गई थी, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई थी, उसका असर भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पे पड़ा था। लेकिन वजह क्या है? क्योंकि वहां के हुक्मरानों को आवाम की चिंता नहीं है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और पाकिस्तान की सेना का जो दखल है यह भी अपने आप में कुछ उन बड़े कारणों में से एक है जिसकी वजह से पाकिस्तान की स्थिति ऐसी दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिर भी वहां के तमाम जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनकी अक्सर बातें आती है और परमाणु बम होने की धमकी देते नजर आते हैं कि साहब एक हाथ में कुरान ले लीजिए, एक में बम ले लीजिए, परमाणु बम, और चलिए दुनिया को बताते हैं, उसके बाद देखते क्या होता है। लेकिन इस प्रकार की धमकियों से कुछ होता नहीं है। पैसे का काम पैसे से ही होता है, व्यवस्थाएं व्यवस्था के तरीके से चलती है, और परंपरावादी जो सोच है उसको पाकिस्तान में अहमियत दी जाती है, बल्कि तरक्कीशुदा जो सोच हो उसको लेकर। तो यह अपने आप में एक दिखाता है कि पाकिस्तान कैसे लगातार शिकंजे में फंसता जा रहा है। आर्थिक तरक्की पर भी ध्यान ज्यादा दिया नहीं जाता। मौजूदा समय की समस्याओं को देखिए, भविष्य का भूल जाइए, विजनरी सोच वहां दिखाई पड़ती नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आतंकवाद का एक पनाहगाह के तौर पर पाकिस्तान नजर आता है। ऐसे में पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरजमी से जब आतंकवाद पनपता है तो उस पर तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगते हैं, और इस प्रकार के प्रतिबंधों की वजह से पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी मुंह की खानी पड़ती है। उनको कर्ज मिलता नहीं है, खुद के कमाने के पैसे नहीं है, कटोरा लेकर हाथ में बैठे हुए हैं, और यह स्थिति के चलते पाकिस्तान की आवाम को एक बड़ी मुश्किल के दौर से गुजरना पड़ रहा है। उसके बीच भी सियासत जारी है, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान को गिरफ्तार करने को लेकर लगातार बात चल रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर हूं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू भी कराएंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित।
अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयरहाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयरहाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा। अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसूर सैंडल सोप। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। भ्रष्टाचार के मामलों में तमाम दलों के नेताओं के फंसने के बाद कई नेताओं ने पीएम मोदी को एक खत लिखा है जिसमें केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। लेकिन इस चिट्ठी के बाद भाजपा ने जोरदार तरीके से इन तमाम दलों पर पलटवार किया है और कहा है कि परिवारवाद की पोषक पार्टियां लोकतंत्र की दुहाई ना दें। पहले ये नेता भ्रष्टाचार करते हैं और फंसने के बाद लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में एक के बाद एक की जा रही जांच और इसकी आंच में फंसने वाले नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इनकी परेशानी का आलम यह है कि अब ये पीएम को पत्र लिख खुद को जांच एजेंसियों द्वारा निशाना बनाए जाने पर ऐतराज जता रही हैं। इन नेताओं ने यह कदम दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद उठाया है, जिन पर दिल्ली में ऐसी शराब नीति बनाने का आरोप है जिसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने के साथ ही करीबियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। जरा उन नो ऑपोजिशन पार्टी में कौन कौन लोग हैं जरा समझ लें। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब, जो कि खुद एक स्टेडियम घोटाले में, क्रिकेट स्टेडियम घोटाले में जिनकी जांच चल रही है। केसीआर की पार्टी BRS, जिनकी बेटी लिकर गेट के शक के दायरे में है। ममता बनर्जी, जिनके मंत्री के घर से लाखों करोड़ों रुपए पाया जाता है। तो ये सब के सब क्या कि चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए हैं, अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के लेकर पत्र लिखते हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने पत्र में लोकतंत्र बचाने की दुहाई भी दी है, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि परिवारवाद की पोषक पार्टियां लोकतंत्र की दुहाई ना दें। इनमें से कौन है जो डेमोक्रेसी की बात करने काबिल है? सबके सब तो वन मैन पार्टी हैं या एक डायनेस्टिक पार्टीज हैं। ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ममता बनर्जी अपने भतीजे से आगे नहीं निकलती, फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे से आगे नहीं निकलते और उद्धव ठाकरे भी अपने बेटे से आगे नहीं निकलते। ये सब वो लोग हैं जो कि जो परिवार से प्रेरित पार्टियां हैं और इसलिए इनको लोकतंत्र की दुहाई देते अच्छा नहीं लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने वालों में किसी कांग्रेसी नेता का नाम नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल और तेलंगाना सरकार पर निशाना साधा है। ये मानसिक उत्पीड़न वाली बात बिल्कुल गलत है। 2 या 3 दिन पहले यही केजरीवाल बार बार कह रहा है कि सीबीआई के अधिकारी इतनी अच्छी तरीके से पूछताछ कर रहे थे कि उनको मालूम था कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई केजरीवाल एक झूठ बोल रहा है, तुम दूसरे झूठ बोल रहे हो। पहले आपस में तय कर लिया करो ना झूठ बोलने के पहले कि क्या बोलना है। और इन्होंने जिस तरीके से पंजाब चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा किया था, कहीं ना कहीं तो वो सवाल इन पर खड़ा हो गई ना। जहां तक टीआरएस की बात है, वो तो प्रणेता हैं इस पूरी भ्रष्टाचार के। सबको पता है कि जो नीति इन्होंने तेलंगाना में इंप्लीमेंट की वो इनको क्योंकि धन की जरूरत थी वहीं से ये सीख कर आए। केंद्र सरकार हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती आई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही लगातार कार्रवाइयों में बड़े राजनीतिक चेहरों का नाम उजागर होता रहता है। ऐसे में उनकी खींच इस पत्र के जरिए जनता के सामने उजागर हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ कथित तौर पर मारपीट की खबरों के बाद पूरा मामला सियासी तौर पर गर्माता जा रहा है। बिहार सरकार की ओर से टीम ने आज तमिलनाडु में दौरा करके जमीनी हालात का जायजा लिया तो भाजपा ने इस पूरे मामले पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को घेरा। इस बीच तमिलनाडु से बिहार वापस आने वाले कुछ मजदूरों ने कहा है कि उनके साथ तमिलनाडु में अच्छा व्यवहार नहीं होता है। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ कथित अभद्रता और इस संबंध में एक बगैर पुष्टि के वीडियो के सामने आने के बाद दक्षिण से लेकर पूरब तक की राजनीति गर्मा गई है। मामले के सामने आने के बाद से बिहार सरकार के अधिकारियों की टीम तमिलनाडु के दौरे पर है, जो लगातार वहां के प्रवासी श्रमिकों और ठेकेदारों से संपर्क में है। इन्होंने जगह जगह बैठकों में शामिल होकर प्रवासी श्रमिकों को ये भरोसा दिलाया कि राज्य में हालात ठीक हैं और उन्हें आगे किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिहार सरकार के आदेश से 4 सदस्य है, 3 जो तमिलनाडु जाके IR ऑफिशियल से मिलेंगे, बिहार के जो वासियों उधर है काम कर रहे हैं वो लोगों से मिलेंगे, उनका कुछ जो भी इश्यूज है उसके बारे में बात। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने राज्य में प्रवासी मजदूरों पर हमले की कथित अफवाहों के मद्देनजर कहा कि राज्य के लोग अच्छे और मिलनसार हैं। राज्यपाल ने अपने बयान के जरिए प्रवासी मजदूरों की सभी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की है। राजभवन ने इस बारे में तमिल, अंग्रेजी और हिंदी में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग बहुत अच्छे एवं मिलनसार हैं तथा राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। तिरुपुर के पुलिस अधीक्षक शशांक साई ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों में दहशत फैलाने के लिए अफवाह फैलाने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि वायरल हुए फर्जी वीडियो को ब्लॉक करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे अशांति फैल रही है। इस संबंध में तमिलनाडु पुलिस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसका बीजेपी की तरफ से कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। Because it is the DMK which was abusing the migrant workers. It is the DMK's MLA, Mr. Panrutti Velmurugan. The ministers, they have been calling them as Panipuri Walas and building coolies. In fact, Dayanidhi Maran, the MP, also had spoken very bad about demeaning the migrant workers. The government and the police should have acted very early, at least before a year. But some YouTube channels which are very close to DMK, which the YouTube channels and the anchors or owners who have met the chief minister when DMK came to rule, those people are spreading venom against these Hindi laborers. इस बीच रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले मुसाफिर अपनी बीती बताते हैं। उनका कहना है कि सस्ती दरों पर काम करने के लिए मजबूर होने पर बिहार के श्रमिकों के साथ भेदभाव किया जाता है। उनके लिए काम कराया पैसा नहीं देता है सर, इसलिए काम गरीब आदमी अपना गांव में आ गया भाग के। और पुलिस प्रशासन वगैरह क्या कहता है वहाँ? अभी नहीं बोलते, वहाँ का कुछ भी नहीं बोलते है, सब उसका मिला हुआ आदमी लोग। डर का माहौल हो गया है, लड़का लोग मतलब जैसे कोरोना में लोग जा रहा था, यहाँ भी वैसे ही भाग रहा है। हिंदी वाले से यहाँ से कोई गुजारा नहीं, यहाँ तमिल वाले सब हो गए। अम्बापुर में काम करते थे, दिहाड़ी वाले काम करते हैं, बिल्डिंग वाला जी, उसी में काम करते थे। तो जहाँ पाते वहाँ देखते थे 10 बिहारी वहाँ को जाकर और तमिल वाला मारने पीटने लगता है। कहता है कि तुम भागो, हिंदी वाला सब भागो यहाँ से, काम हमको नहीं मिल रहा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु में भेजी गई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों पर हुए हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जब टीम गई है, जो रिपोर्ट होगा उसके आधार पर जो है अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी बात होगी तो सरकार जो है इसको टॉलरेट नहीं करेगी, चाहे यहाँ की सरकार हो या वहाँ की सरकार हो। भाजपा के नेताओं ने इस मुद्दे पर बिहार सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। चेन्नई से पटना तक कौन झूठा कौन सच्चा को लेकर तकरार मची हुई है। यहाँ एक तरफ राज्य की सरकारें हैं जो सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में ट्रेन से लौटे प्रवासी भी हैं जो कुछ और ही हकीकत को बयां कर रहे हैं। चेन्नई से जय सिंह के साथ पटना से सलमान हैदर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट बजट वेबिनार की श्रृंखला के तहत ये वेबिनार स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए रोड मैप तैयार करेगा। वित्त मंत्री द्वारा पेश केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है, जो एक दूसरे के पूरक हैं और अमृतकाल के दौरान सप्तऋषि के तौर पर काम करेंगे। समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।
इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना, ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सार्वजनिक और निजी चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और चिकित्सा उपकरणों के लिए बहुविषयक पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा बजट में की गई है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए मिशन शुरू करने की घोषणा भी बजट में की गई है, जिसके तहत इस बीमारी से प्रभावित जनजातीय इलाकों में 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही फार्मा क्षेत्र में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा भी की गई है। स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र के लिए बजट में की गई इन महत्वपूर्ण घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के मकसद से इस पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य और फार्मा सेक्टर को कवर करते हुए एक साथ 3 ब्रेकआउट सत्र आयोजित होंगे। इन सत्रों में नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना, ICMR प्रयोगशालाओं के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा उपयोग, फार्मा क्षेत्र में नवाचार और चिकित्सा उपकरणों के लिए बहुविषयक पाठ्यक्रमों से संबंधित बजट घोषणाओं को कवर किया जाएगा। इस वेबिनार में केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के मंत्री और सचिव शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों के हितधारक, स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, निजी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और संस्थानों के प्रतिनिधि भी इस वेबिनार में हिस्सा लेंगे और बजट घोषणाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अपने सुझाव देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को भेजे पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्वतंत्रता सेनानी और न्यायविद के रूप में उनके योगदान और अनुभव को सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों को साझा बलिदानों में मजबूती से निहित बताया। पीएम मोदी ने पत्र में कहा है कि बांग्लादेश के एक करीबी दोस्त के रूप में भारत दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए बहुआयामी साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड। अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। कल आज और कल में, देश के हर पल में, कल आज और कल में, देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के। 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। भारत की G20 अध्यक्षता में बैठकों का सिलसिला जारी है।
सोमवार को वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की बैठक का शुभारंभ होगा। 2 दिवसीय बैठक के दौरान विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ ज्ञान और अनुभव विनिमय पर चर्चा होगी। इस बैठक से पहले हुए एक मंथन में वित्तीय समावेशन भागीदारी विषय पर आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि लगातार कई उतार चढ़ाव से विश्व को निकालने के G20 ने मदद की है और वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर लगातार निर्देशन उपलब्ध कराया है। भारत की मंशा इसे पूरे विश्व, विशेषकर वैश्विक दक्षिण के लिए और प्रासंगिक बनाने की है। We are working into the integration of our digital payments with the other ASEAN countries. Part of the direction also is maybe we also be working with India to establish linkage on retail payments, on digital payments. So we hope that will happen, and we hope we will be happy to working with India for this. तो बैठक के लिए जुटे प्रतिनिधियों ने वैश्विक दक्षिण के सरोकारों को लेकर भारत के प्रयासों की सराहना की है। प्रतिनिधियों ने वित्तीय समावेशन को लेकर भारत के साथ अच्छा काम करने की इच्छा जताई है, जिसको अभी आपने सुना था। अगली खबर से अब आपको रूबरू कराते हैं। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके बूस्टर को DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल ने अरब सागर में अपने टारगेट पर सटीक हमला किया। इस मिसाइल का परीक्षण कोलकाता के युद्धपोत से किया गया। मिसाइल में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने पर ब्रह्मोस एरोस्पेस लगातार काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने स्विस राजदूत के सामने भारत विरोधी पोस्टरों का मुद्दा उठाया है। विदेश मंत्रालय ने स्विस राजदूत के सामने जिनेवा में UN कार्यालय के सामने निराधार और दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी पोस्टरों का मुद्दा उठाया। स्विस राजदूत ने कहा कि वह भारत की चिंताओं को पूरी गंभीरता के साथ उठाएंगे, जिसकी वह हकदार है। बात क्रिकेट की करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग में अपने अभियान की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है। आज खेले गए पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 60 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मैग लेनिन की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने RCB को जीत के लिए 224 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे RCB हासिल नहीं कर पाई और मैच गंवा बैठी। दिल्ली के लिए बल्लेबाजी में शेफाली वर्मा और मैग लेनिन ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 91 गेंद पर 162 रन की साझेदारी की। शेफाली 45 गेंद पर 84 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 4 छक्के लगाए। कप्तान मैग लेनिन ने 43 गेंद पर 72 रन की शानदार पारी खेली। टेनिस से संन्यास लेने के बाद 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता और भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर अपनी बात सामने रखी है। मौका था हैदराबाद स्थित सानिया मिर्जा टेनिस अकेडमी में आयोजित उनके फेयरवेल का। सानिया जब अकेडमी पहुंची तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अपने शानदार टेनिस करियर को अलविदा कहने के बाद भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा अपने फेयरवेल के मौके पर जब हैदराबाद स्थित सानिया मिर्जा टेनिस एकेडमी पहुंची तो खिलाड़ियों ने उनका स्वागत गर्मजोशी से किया। इस दौरान उनके साथ अमेरिकी टेनिस प्लेयर बेथनी मैटेक सेंट्स भी मौजूद रहीं। जैसे ही सानिया टेनिस परिसर में पहुंची तो खिलाड़ियों ने उनके स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान सानिया ने प्रेस से खुलकर बातें की। उन्होंने टेनिस के अपने करियर को याद किया और साथ ही भविष्य के अपने प्लान पर भी खुलकर बात की। You know, my plans for the future, honestly, I don't know much what's going to happen tomorrow. I have some of my best friends here. Bethany's here, who a lot of people know. We've played a lot together, but more than anything, she's one of my best friends on and off the court. And there's some, there's Rohan who's going to be there. There's Ivan, who I've had some great memories with. Cara Black, who I've won the world championships with. Marian Bartoli, who I've played with since I was 14 years old. So it's so special for me to have all these people here with me in that on my last day, so to say, as a professional tennis player. So besides that, I have some tennis academy. As you all know, I'll give more time to tennis, to the younger kids, to the next generation, also to my son. I look forward to a quieter life ahead.
सानिया ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जो लोग लीग से हटकर कुछ करना चाहते हैं उन्हें खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। My message is to believe in yourself, because there's so many people who are going to tell you that you can't do it, and I've been told that, and I'm sure she's been told that. A lot of us have been told that many times in our lives. But yeah, you have to believe in yourself and you have to be your biggest cheerleader, and that's probably the only message I say to every young aspiring person who wants to do something outside of the box or that is not culturally been done before. So yeah, that's it, and really back yourself, because you know, if you don't back yourself, nobody else is going to back you. So टेनिस स्टार सानिया ने देश में मौजूद खेल सुविधाओं और यहाँ की खेल प्रतिभा की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके समय में टेनिस की प्रैक्टिस के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन आज यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ज्यादा टैलेंट नजर आता है फिलहाल, लेकिन यू नो, आई हैव सम अकेडमीज इन दुबई एज वेल व्हिच हैज जस्ट स्टार्टेड 4-5 months ago, and this has been here for a long time, but it's nothing like this over here. This is the best facility that you can get. I mean, you have 12 courts to play on, you have rooms, you have a pool, so you have everything, and you know, trust me, if I had this 30 years ago, I mean, we used to struggle to find tennis courts and tennis balls to play with. There are journalists here nodding their head because they know that that's the truth. It's not that I'm making this up. I mean, we literally used to play on stuff that was made out of cow dung. हमें अगर hard court पे practice करना होता था, we had to go to another state to practice because Hyderabad did not have any hard courts. गौरतलब है कि सानिया मिर्जा ने दुबई में आयोजित WTA चैंपियनशिप के बाद टेनिस से संन्यास ले लिया था। साल 2003 में अपने प्रोफेशनल टेनिस करियर की शुरुआत करने वाली सानिया का करियर एक मिसाल रहा। सानिया मिर्जा दुनिया भर में भारतीय टेनिस की नई पहचान बनकर उभरी। सानिया ने खुद एक नई राह बनाई और उस पर सफलतापूर्वक चलकर देश की तमाम लड़कियों के लिए भी एक नया रास्ता खोला। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और अब आज की बड़ी खबर पे करते हैं चर्चा। हमने ब्रेक से पहले और बुलेटिन के शुरुआती हिस्से में पाकिस्तान की स्थिति को लेकर आपको विस्तार से खबर दिखाई थी, वहां के सूरत हाल का जिक्र किया था। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष बेहाल पाकिस्तान, राजनीति में व्यस्त हुक्मरान, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, लेकिन वहां के जो तमाम राजनेता हैं वो अपनी अपनी हिस्से की राजनीति में व्यस्त है। इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर प्रभुदयाल जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है, सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान डॉक्टर शालिनी चावला है, डिस्टिंग्विश फेलो है सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज की। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर दयाल, सवाल पहला यही आपसे कि जो हालात पाकिस्तान के हैं, वहां के राजनीतिक स्थितियां कैसी हैं, वहां के आर्थिक बदहाली कैसी है, उस सबके बावजूद जो सियासतदान हैं, वहां के हुक्मरान हैं, वो अपने अपने हिस्से की राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। आज भी तोशाखाना पूरे मामले को लेकर, इमरान की गिरफ्तारी को लेकर वही ड्रामा चल रहा है। जी, पाकिस्तान के हालात बहुत गंभीर हैं और ये वाकई में एक चिंता का विषय है। आर्थिक हालात तो बहुत खराब होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। कीमतें जो है जरूरी चीजों की आसमान छू रही हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे सब्जी हो, फल हो, और इसके अलावा जो दवाइयां हैं ये लगभग खत्म से होते जा रही हैं और बहुत कमी झेलनी पड़ रही है वहां पाकिस्तानियों को इन सब चीजों की। अब खैबर पख्तूनवा प्रोविंस जो अफगानिस्तान से सटा हुआ है, वहां पर जो है TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जंग छेड़ी हुई है और पाकिस्तानी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट है। अब जैसा आपने अभी चर्चा की जी, पाकिस्तान के जो नेता हैं वो खुद आपस में रोज लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाइयां जो हैं वो जनता को नाराज कर रही है, क्योंकि देश की समस्याओं से लड़ने के बजाय वो आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बताया कि इमरान खान के खिलाफ वो तोशाखाना केस में उनकी गिरफ्तारी के इम्कान है और मैंने पढ़ा कि उनके घर पे पुलिस पहुंची, लेकिन वो शायद वहां से फरार थे जी। अब समस्या इतनी गंभीर है कि पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो बहुत तंग है। और मैंने हाल में एक वीडियो देखा एक आम आदमी का जो सड़क चलता है और एक टीवी चैनल उसका इंटरव्यू ले रहा है
और उसने पाकिस्तान के जो नेता हैं इनकी बहुत निंदा की और उसने कहा कि ये बिल्कुल देश नहीं चला पा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ना हमें शहबाज शरीफ चाहिए ना हमें इमरान खान चाहिए। उसने कहा हमें मोदी जी चाहिए, क्योंकि वो देखता है कि भारत में कितनी अच्छी तरह से सरकार चलाई जा रही है और आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और इसके विपरीत पाकिस्तान में जो आम आदमी है उसको कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। बिल्कुल, वो अपने आप में सर्वविदित है और वो दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर शालिनी चावला जी, किस तरह से आप देखती हैं कि पाकिस्तान अब जा कहां रहा है, क्योंकि जो वहां के जो लोग हैं वहां पे कुछ ऐसी तंजीमें भी हैं जो कहती हैं कि साहब एक हाथ में कुरान ले लीजिए, एक में परमाणु बम ले लीजिए, फिर चलते हैं दुनिया से बात करते हैं। इस प्रकार की सोच के साथ में पाकिस्तान जाएगा किधर और किस तरह से उसके हुक्मरान अगर आपस में उलझे रहेंगे तो तमाम लोग किस तरीके से पाकिस्तान को एक फेल स्टेट के तरीके से आगे बढ़ाने में एक मददगार साबित होते दिखाई पड़ेंगे? देखिए, इस समय पर पाकिस्तान का जो आर्थिक स्थिति हम देख रहे हैं, ये तो इस तरह का साइकिल हमने पहले भी देखा है, क्योंकि जो उनका फिस्कल मैनेजमेंट है, जो जिस तरह से वो आर्थिक स्थिति अपनी मैनेज करते हैं, उनके खर्चे अपने, उनकी जो इनकम है, फेडरल इनकम, उससे बहुत ज्यादा है। तो वो हमेशा से इस तरह के साइकिल में रहा है, लेकिन इस बार सिचुएशन बहुत गंभीर है और उसके साथ में ये राजनीतिक एक संकट भी आ गया है, जहां पर इमरान खान ने अपना पूरा मूवमेंट डाल दिया और वो जेल भरो तहरीक बोल रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं जेल में आओ, मगर खुद जेल नहीं जाना चाहते। और साथ में ये जो एम्बेसडर साहब ने इसको हाईलाइट किया, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक ये चैलेंज जो उनके बॉर्डर्स पे है, जहां पर 480 करीब अटैक आप बोले तो एक साल में हुए हैं, उन्होंने किए हैं इसको। तो ये तीनों संकट एक साथ आ गए हैं और ये एक चेन बन गई है वहां पर कि एक संकट जो है वो दूसरे को सेटल नहीं होने देता, तो मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो गया है। और इसमें इन सारे सिचुएशन के अंदर बहुत गंभीर बात यह है कि टेररिज्म है वहां पे और एक परमाणु बम भी है वहां पर, तो वो भी एक हमारे को दिमाग में रखना है। फेल्ड स्टेट तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि फेल स्टेट तब होता है जब इंस्टीट्यूशंस फेल होती हैं। तो अभी इंस्टीट्यूशंस काम अपने सिचुएशन खराब है, लड़ाइयां हो रही हैं आपस में, एक दूसरे की गलतियां निकाल रहे हैं, बट इंस्टीट्यूशंस हैं अभी। तो वो इनस्टेबल में ही इंस्टेबिलिटी जो है, उसकी अस्थिरता जो बनी रहेगी, उसी सिचुएशन पे हम उसको देखेंगे। आर्थिक स्थिति में हमने देखा कि चाइना ने उनको रोल ओवर कर दिया उनका डेट 1.3 बिलियन का, जिसका मतलब है कि फ्रेश डेट नहीं दिया है, जो पुराना पाकिस्तानियों ने उनको वापस किया था वही डेट उन्होंने उनको लौटा दिया है। तो एक समय की उनको राहत मिल गई है, पर ये सिचुएशन जो अभी आप देख रहे हैं ये जल्दी सेटल होने वाली नहीं है, क्योंकि इसके बहुत आंसर्स नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस आपस में लड़ रही हैं। तो ये अस्थिरता अभी हमको देखने को मिलेगी कुछ समय तक। मुझे ये बहुत जल्दी सेटल होती नहीं नजर आती। बिल्कुल, और पड़ोस में अस्थिरता हो तो अपने आप में ये हम सबके लिए एक चिंता का विषय तो जाहिर सी बात लाजमी से बन ही जाता है। मिस्टर दयाल, क्योंकि जब ऐसे राजनीतिक दलों की लड़ाइयां होती हैं पाकिस्तान में, एक दूसरे पे गंभीर आरोप लगते हैं, कोशिशें ये होती हैं कि साहब कैसे एक दूसरे से आगे निकला जाए, तो ऐसे में सेना को, वहां पर ISI को एक बार मौका मिल जाता है। क्या उस सब चीजों के लिहाज से भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है? उस नजरिए से आप कैसे देखते हैं इस पूरे हालात को? देखिए, पाकिस्तान का जो आम आदमी है, वहां की जो आवाम है, वो काफी समय से सेना को कुछ शक की नजर से देख रही, क्योंकि वो जानते हैं कि सेना जो है वो बहुत हद तक करप्शन के पीछे है। पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो बहुत बड़ा है, 17.5% टोटल बजट का जो है वो डिफेंस बजट है। अब ये पैसा जाता कहां है? बहुत कुछ तो फौजियों जो टॉप जनरल्स हैं इनकी जेबों में जाता है, ये बात वहां मानी जाती है। इसके अलावा यही पैसे से टेररिज्म की फंडिंग होती है। कैसे? जैसे ये टेररिस्ट कैंप्स हैं वो सब आर्मी के बजट से चलते हैं, जो हथियार टेररिस्ट को दिए जाते हैं वो आर्मी खरीदती है, आर्मी के लिए होते हैं, लेकिन वो डाइवर्ट होते हैं टेररिज्म के लिए। तो पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, उसके पीछे जो कड़वा सत्य है वो ये है कि पैसा डाइवर्ट होता है टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए, न कि आवाम की जो जरूरतों के लिए वो पैसा इस्तेमाल हो। पाकिस्तान की सरकार की सोच ही गलत रही है
और अब ये बात जो है उनकी जनता में बहुत गुस्सा पैदा कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान में कभी भी संकट बढ़ता है तो आर्मी टेक ओवर की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है। इस समय भी ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आर्मी हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम ही जो है वो देश को स्थिर रख सकते हैं। तो मेरा मानना वही है जो शालिनी जी ने कहा भी, कि पाकिस्तान के जो हालात है अभी थोड़े बहुत हो सकता है कि जैसे चीन ने अपनी डेट रोल ओवर कर दिया वगैरह, लेकिन ये आसानी से संभलेंगे नहीं। और 2023 में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो ये दिक्कतें हैं ये बढ़ जी। डॉक्टर शालिनी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि पैसे का जो पहले भी दुरुपयोग की बात लगातार पाकिस्तान में सामने आती रही है, चाहे वो सेना के माध्यम से हो, वहां के पॉलिटिशियंस के माध्यम से हो, और अभी भी जो कर्ज चाहे आईएमएफ से मिल रहा हो या किसी मुल्कों के माध्यम से मिल रहा हो वो सही दिशा में जाए, इसको लेकर भी गंभीर सवाल है, क्योंकि आतंकी पनाहगाह रहा है, ऐसी तंजीमों को पोषण देता रहा है पाकिस्तान, जिनको लेकर दुनिया के मंच पर वो एक तरीके से जलील होता रहा है। बावजूद उसके वो सारी चीजें रुकती क्या दिखाई पड़ रही है यहां से आपको? देखिए, एक बहुत ही आपने अहम मुद्दा एक उठाया है, एंड आई एम थैंकफुल कि आपने क्वेश्चन उठाया, क्योंकि आज तक ये स्थितियां हमने पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके में ये हमने संकट देखे हैं, पर हुआ है आज तक। ये कहते हैं ना अंग्रेजी में कि इट इज अ स्टेट टू डेंजरस टू फेल, क्योंकि वो एक परमाणु शक्ति देश, परमाणु देश है, और उसको दुनिया जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकती कि वो फेल हो जाए। तो वो अपनी एक जो उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन है और उसके जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको लेकर के उसने वो हमेशा से एक नैरेटिव बनाया कि भाई मुझे आपको संभालना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये एक हमने नजरिए को चेंज होता हुआ देखा। जो बात आपने कही कि एक ये आईएमएफ के अंदर हमने बार बार उनकी शर्तों में ये बात देखी कि भाई पैसा को वो अश्योरेंस चाहते हैं कि पहले आप कंडीशंस माने, शर्तें माने, और उसमें कुछ शर्तें जो है वो इसी तरफ नजर दिखाती हैं कि भाई सब्सिडीज, जो रिपोर्ट आई है यूएनडीपी की, वो कहती है कि इनकी सब्सिडीज का 8% सब्सिडीज जो है वो इनके एलीट क्लास को जाती रही है। तो वो सारी चीजों का चेंज होना बहुत जरूरी है। और आईएमएफ की दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त है कि भाई आपके जितने डोनर्स हैं आप उनसे ये लिखवा करके लाएंगे कि ये पैसा जो है वो अपना आपका लोन जो है उसको पोस्टपोन करके आपसे पैसा मांगेंगे, क्योंकि वो बहुत इसको एहतियात देना चाहते हैं कि भाई आप हमसे पैसा लेके आप चीनियों को नहीं दोगे। तो ये इन सब चीजों का ही बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि इस समय स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है आईएमएफ की तरफ से और कोशिश की जा रही है। लेकिन करप्शन तो बहुत इनग्रेन्ड है, क्योंकि उस कंट्री की, देश की प्राथमिकताएं बहुत फर्क है। आज जो बहुत अच्छी बात एम्बेसडर साहब ने जो उठाई कि जो एक आम आदमी के मन में आ रही है, डिफरेंस क्या है दोनों कंट्रीज में, कि भारत ने प्राथमिकता दी अपने आदमियों को और पाकिस्तान ने प्राथमिकता दी कश्मीर को लेने में, फौज को बढ़ाने में। तो उसकी प्राथमिकताएं अलग थी, जिसकी वजह से जो लार्ज सेक्शन आपका जो नेशनल रिसोर्सेज है वो सारा फौज की तरफ लगा रहा और वो कभी नहीं घटा। बिल्कुल, वो प्राथमिकताओं की वजह से, बिल्कुल, और वो शायद एक दिखाई भी पड़ता है कि आपने क्या हासिल किया और क्या आपने हासिल नहीं कर पाए। वक्त लगभग खत्म हो रहा है। एम्बेसडर दयाल, एक फाइनल कमेंट छोटा सा आपसे चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि पाकिस्तान का एक आम आदमी चाहता है कि साहब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तरह प्रधानमंत्री मोदी हमें भी मिल जाए और हमारे मुल्क की भी तरक्की कम से कम सुनिश्चित हो सके। ऐसे हालात बनने के बाद में अब यहां से आगे का रास्ता आप कैसे देखते हैं? छोटा सा जवाब। देखिए, मेरे विचार में पाकिस्तान की जो ओवरऑल पॉलिसी है, खासतौर पे इंडिया के प्रति, उसमें कोई बदलाव हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो इस बात पे डटे हुए हैं कि हम तो हिंदुस्तान को एक दुश्मन मुल्क की तरह मानते हैं। तो इसके चलते हुए उनकी नीति में परिवर्तन होना मुश्किल है और उनके हालात जो है चाहे जितने खराब होते रहें, पाकिस्तान की सरकार के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो किसी तरह से वास्तव में कोई परिवर्तन करे। तो मेरे विचार में वहां के जो हालात हैं वो आसानी से नहीं समझ सकते। बिल्कुल, वहां की आवाम ही शायद अपने आप में इस हालात को बदलने में एक बड़ा रोल अदा करे। फिलहाल वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, मिस्टर दयाल आपका, डॉक्टर शालिनी चावला आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों से, आपको उसके बाद रूबरू कराएंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए
वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद अब बात होली की। होली से पहले ही देश के तमाम शहरों में होली की धूम दिखाई देने लगी है, जिसको लेकर पूरा माहौल होलीमय हो गया है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, काशी समेत तमाम ऐतिहासिक पौराणिक शहरों में होने वाली होली को देखने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ हवा में उड़ता गुलाल। होली के कुछ दिन पहले ही देश के कोने कोने से ऐसे ही नजारे देखने को मिल रहे हैं। ये त्योहार है दिलों को जोड़ने का, सतरंगी रंगों में रंगने का। देश के कई हिस्से में होली की शुरुआत कई दिनों पहले ही शुरू हो गई है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना और काशी सहित भारत के अन्य शहर होली के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। कहीं फूल की होली, कहीं रंग गुलाल की, कहीं लड्डू तो कहीं लठमार होली। हर जगह होली का खुमार सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। बरसाना और नंदगांव के अलावा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी होली की छटा देखते ही बन रही है। यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जमकर रंग गुलाल उड़ रहे हैं। वहीं देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात प्राचीन नगरी काशी में भी होली के रंग का खुमार अपने शबाब पर है। काशी में रंग भरी एकादशी के अगले दिन शनिवार को एक आयोजन में लोग ढोल, मजीरे और डमरुओं की थाप के बीच जमकर झूमे। देश की प्रसिद्ध होलियों में से एक कुमाऊनी की खड़ी होली भी है। करीब 1.5 से 2 महीने तक चलने वाले इस त्योहार को उत्तराखंड कुमाऊं निवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो होली की इस खबर के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए खबरें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर सोमवार से शुरू होगा। उद्घाटन सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे। यह पहला मौका है जब कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण समुद्र में आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश की महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की। लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में अब ईवी की खरीद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, न ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में पूर्व में जारी एक अधिसूचना को संशोधित कर दिया है।
जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटकों से फिलहाल कहीं से भी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने रविवार को एक गुप्त सूचना के आधार पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान की तलाशी के बाद करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग 4 किलोग्राम सोने की छड़ें जब्त की है। केंद्रीय मौसम विज्ञान विभाग ने केरल में गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की है। कासरगोड और कन्नूर जिलों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि बढ़ती गर्मी की वजह से जंगल में आग फैलने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में मेगा वॉकेथॉन कार्यक्रम वॉक फॉर हेल्थ का आयोजन किया। यह कार्यक्रम विजय चौक से शुरू होकर निर्माण भवन में संपन्न हुआ। इस वॉकेथॉन में 500 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डाकोटा विमान का सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अनावरण किया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रतिष्ठित डाकोटा विमान ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक द्वारा स्थापित तत्कालीन कलिंगा एयरलाइंस का था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज पंजाब के पटियाला में नीट पीजी परीक्षा केंद्र का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मनसुख मंडाविया ने छात्रों के परिजनों से भी मुलाकात की। दिल्ली में आज हुमायूं के मकबरे के सामने सुंदर नर्सरी में केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय ने हेल्थ हेरिटेज वॉक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का नाम जन औषधि विरासत के साथ हेल्थ हेरिटेज वॉक रखा गया।